हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th के जल संसाधन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास 10th में है, ये पीरियोडिक टेस्ट में है, साथ ही साथ है इसमें से जो एनुअल एग्जाम का है वो मैप है, वो हम सब पे बात करेंगे। पहला है दिक जल। प्रकृति में विरासत में मिला जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिस पर सभी जीव जंतुओं का है जीवन टिका हुआ है। पहली चीज आती है सुरक्षित जल क्या है। देखिए, वह जल जो प्रदूषण से मुक्त हो तथा परिसर में है वो सुलभ हो तथा जिसे जरूरत पड़ने पर है वो उपलब्ध हो, वो क्या कहलाता है, आपका सुरक्षित जल कहलाता है। आप देखते होंगे कि पृथ्वी को है नीला ग्रह कहा जाता है। कारण क्या है कि पृथ्वी के धरातल के 71% 71% भाग पर जल का विस्तार है और 29% भाग पर स्थल का है। लेकिन भारत की स्थिति बताएं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत में विश्व का जो जल की मात्रा है वो 4% है, लेकिन यहां पर विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। जल संसाधनों के मामले में है भारत का स्थान 133वां है, 133 है। देखते होंगे कि इतने अधिक मात्रा में जल है, फिर भी हमारे यहाँ समस्या क्यों है। मैंने बताया कि 71% जल है, उसका 97.5% जल है वो समुद्र अर्थात आपका आपका लवणीय जल है, सेलेनाइन वाटर है, लवणीय जल है। बाकी बचा हुआ 2.5% जल ही हमारा कैसा है, अलवणीय है। अब जो अलवणीय जल है, फ्रेश वाटर है, इसका 70% जल आप देखे होंगे ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और जो पर्वतीय चोटियां हैं अर्थात वहां बर्फ के रूप में स्थित है। 30% जल है वो भूमिगत जल के रूप में है। अब आप देख सकते हैं कि हम कितना जल है, जो हमारा 2.5% जल है, उस जल में से ही ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और जैसे कि हिमालय की ग्लेशियर है, रॉकी एंडीज का ग्लेशियर है, उनमें, और 30% जल कहाँ है, भूमिगत जल। दूसरी तरफ देखते होंगे कि जल की स्थिति है वो हमारे यहाँ पर कितनी खराब है। हम और बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि भारत में जो वर्षा से कुल जल है वो 4000 घन किलोमीटर है, क्यूबिक किलोमीटर है, और इसमें से जिसे हम पुनर्पूर्ति योग कहते हैं, आपका उपयोग योग कहते हैं, वो है 1816 घन किलोमीटर जल है वो आपका प्राप्त होता है। लेकिन उपयोग के योग जो हम उपयोग कर पाते हैं वो 1132 घन किलोमीटर जल है। दूसरी चीज देखेंगे कि जल संबंधी जो समस्या है आज भारत के बहुत बड़े भूभाग में है, आप तारीखें देख सकते हैं, बहुत सारी जो समस्या है आपकी। दूसरी तरफ है विश्व ने जल को अर्थात जल की जल संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए है 22 मार्च को 22 मार्च को जल दिवस है वो मनाने की घोषणा है वो आपकी की है। कब मनाते हैं हम, 22 मार्च को। तो आपका बाईस मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं। आगे आता है आपका कि भारत में जल की कमी, उसके संरक्षण और आपका प्रबंधन की आवश्यकता। वाटर स्केर्सिटी एंड नीड फॉर
वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। जल की कमी व उसका संरक्षण तथा प्रबंधन। हमने अभी बताया कि जल की कमी है वो भारत में किस तरह से है, कि हमने कहा भारत में जो विश्व की कुल जनसंख्या का है 17.5% है वो आपका पाया जाता है। देखिए जल एक विशाल नवकरणीय संसाधन है, लेकिन आप देखेंगे भारत में बहुत भूभाग ऐसे हैं जहाँ जल की कमी है, जैसे कि पश्चिम राजस्थान है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। दूसरी तरफ है आपके बहुत भूभाग है जहाँ जल की अत्यधिक दिखता है। तो आप देखेंगे कि हर मौसम में वहाँ बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। असम देख लीजिए आप, ग्रीष्मकाल हो, वर्षा काल हो, आपका जो शीतकाल हो, उस समय बाढ़ की स्थिति आपकी बनी रहती है। दूसरी चीज आती है कि हमारे पास में है कि जल संसाधन इतना प्रचुर मात्रा में होते हुए तो जल की कमी क्यों है, जल दुर्लभता क्यों है। देखिए जल की मांग और पूर्ति में है वो असमानता है, क्योंकि मैं हम बताया कि भारत में विश्व की कुल जल की मात्रा का 4% है, लेकिन जनसंख्या हमारी कितनी है, 17.5% है, 17.5%। दूसरी तरफ जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद साथ ही हमारे यहाँ पर अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण अधिक बढ़ा, लोगों को रोजगार देना था, उद्योगों का विकास किया गया, कृषि का विकास किया गया। और जब ये आपका उद्योगों का विकास करेंगे, कृषि का विकास करेंगे, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, और उसकी पूर्ति भी कहाँ से करी, आपकी जल से की। साथ ही साथ आप देखेंगे हर दिन है जीवन शैली हमारी बदल रही है। हम कुत्ते धोने के लिए है, कुत्ते को धोते हैं, आपका जो व्हीकल है व्हीकलों को धोने के लिए है। अपने ये देखेंगे ग्रामीण और शहरी जीवन में, ग्रामीण में है आपका एक औसत जीवन का जो आपका प्रतिदिन जल का उपभोग है 50 लीटर में हो जाता है, जबकि शहरी जीवन है वो आपका 150 से 200 लीटर के मध्य में आपका हो पाता है। तो इस तरह क्या जो हमारे यहाँ पर जल संबंधी समस्या है वो आपकी हो रही है। दूसरी तरफ है और जल में बहुत सारे प्रदूषक आपके फैलते हैं जो मिलते हैं, खासकर घरेलू प्रदूषक हैं, औद्योगिक प्रदूषक हैं, ठोस अपशिष्ट हैं, आप कृषि में जो उपयोग करते हैं, कीटनाशकों का जो उपयोग करते हैं उनका भी हम प्रयोग है, अर्थात वो भी आपके स्वच्छ जल में मिलते हैं, जिससे जल संबंधी समस्या है वो आपकी बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक और आता है बहुउद्देशीय या आपका बहुउद्देशीय परियोजना और समन्वित जल संभरण। बहुउद्देशीय परियोजनाएं आपकी जो मल्टी पर्पज जो रिवर प्रोजेक्ट हैं, मल्टी पर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्लान। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, जल पर पहले हम नदी के जल का उपयोग किस लिए करते थे, हम सिंचाई के लिए करते थे, लेकिन बाद में हमने जब डीवीसी बनाई दामोदर घाटी परियोजना 1948 में बाढ़ नियंत्रण के लिए, तो उसमें विद्युत का उत्पादन किया जाता, अर्थात मल्टी पर्पज क्या होती है जिसमें बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे सिंचाई का उद्देश्य हो गया, बाढ़ नियंत्रण का हो गया, जल विद्युत का उत्पादन का हो गया, मत्स्य पालन का हो गया, आपका टूरिस्ट का हो गया, अर्थात आपका बहुत सारे लोगों को है नाव में है यातायात के रूप में उपयोग भी आपका किए जाने लगा है, मनोरंजन के स्थल के रूप में आपका मत्स्य पालन के रूप में, अर्थात जब उस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बहुत सारे होते हैं, मल्टी आपके जो उसमें एम छुपे होते हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी बहुउद्देशीय परियोजना है कहलाती है। अब बहुउद्देशीय परियोजना है, आप देखेंगे बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजना है वो विवाद का कारण रही हैं, जैसे आपका उत्तराखंड में ही आप देखते होंगे ये गंगा नदी दो शाखाओं से बनती है,
एक भागीरथी और अलकनंदा, और भागीरथ की एक सहायक नदी है यहाँ भिलंगना। भिलंगना पर एक बांध है टिहरी बांध, जिस पर है लोगों के पुनर्वास पर्यावरण असंतुलन के कारण है आपका आंदोलन किया गया, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ। सुंदरलाल बहुगुणा। दूसरी तरफ आप देखेंगे ये नर्मदा नदी है, यहाँ पर सरदार सरोवर बांध है, और उस पर भी आपका बाबा आमटे के नेतृत्व में है आपका आंदोलन किया गया कि लोगों के पुनर्वास, आदिवासी जनजातीय क्षेत्र है, और उनको वहाँ पर जब आप दूसरी जगह बसाए जाएंगे तो उनकी सामाजिक धार्मिक जो स्थितियाँ हैं वो भी क्या होती हैं कि परिवर्तित होती हैं। तो हमारी बहुउद्देशीय परियोजना है, कुछ विवाद का कारण होती हैं, कुछ परियोजना है दूसरे राज्यों के साथ विवाद का जन्म देती है, क्योंकि जल है हर किसी की आवश्यकता होती है। आपको उद्योग चलाने के लिए, उद्योग चलाने ही नहीं है आपका, उसको शीतलन करने के लिए है। जमीन जायदाद अर्थात आजीविका का आधार है आपका, क्या होता है आपका, यही जो आपकी जल है वो प्रमुख होता है। फिर दूसरी चीज है कि सिंचाई के प्रारूप ने फसल के प्रारूप को परिवर्तित किया, या हम कहें कि कई क्षेत्रों में है आपका फसल प्रारूप को है सिंचाई के कारण परिवर्तित हुआ। जैसे पंजाब हरियाणा में है पहले सूखा सहन करने वाली फसलों का उत्पादन किया जाता, जब नहरों का विकास अधिक किया गया आप देखेंगे वहां पर अधिक गहन फसलें जिनको जल की आवश्यकता अधिक होती है, जैसे कि गन्ना है, आपका चावल है, ऐसी फसलों का उत्पादन किया जा रहा है जिससे वहां पर प्रदूषकों की मात्रा में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आप कई स्टेट और देख सकते हैं, जैसे गुजरात है, आप आपका देख सकते हैं, आपका तमिलनाडु है, जहां पर है इस तरह का मामला है वो आपका हुआ है। दूसरी तरफ और देखते हैं कि जल संबंधी समस्याएं भी आपकी अधिक हुई हैं, और समस्याओं के हम देखें कावेरी जल विवाद है, आपका यमुना नदी जल विवाद है, बहुत सारे जल विवाद हैं। कई देशों के साथ भी हम ब्रह्मपुत्र नदी जल विवाद देखते हैं, हम झेलम नदी जल विवाद देखते हैं, हम आपका किशन गंगा पर जो विवाद देखते हैं, तीस्ता पर हमका विवाद देखते हैं। तो बहुत देशों के साथ भी हमारा जल संबंधी, क्योंकि जल है जीवन का आधार है, आधार ही नहीं है औद्योगिक विकास का जो आधार है वो क्या है, हमारा जल है। ये था आपका। उसके बाद है कि जल के कारण है कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अब उन समस्याओं को कैसे समाधान आपका किया जाए, उससे पहले हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि आपके 10th क्लास में है कुछ आपके जो नदियां और बांध हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, ये आपकी सिंधु नदी है, सिंधु के बाद में है ये आपका झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है और ब्यास। यहां देखेंगे इस पर चिनाब पर है आपका सलाल परियोजना, सलाल बांध आपका, ध्यान रखिएगा कौन सा है, सलाल। और सतलज और ब्यास यहां पर आपको देखेंगे तो भाखड़ा नागल, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध आपका। दूसरी तरफ आप देखेंगे गंगा नदी आपका इस पर ही भिलंगना पर है टिहरी बांध। गंगा नदी पर आप देखेंगे आगे नरोरा बांध, ध्यान रखिएगा नरोरा। इधर चंबल, चंबल पर हम देखेंगे तो आपका गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज। इधर हम देखेंगे आपका तो इसमें मैथान बांध है, तिलैया बांध है, इस तरह का आप ध्यान रखिएगा। हम उसमें देखते हैं महानदी पर, तो महानदी पर है आपका हीराकुंड बांध, ध्यान रखिएगा। इधर को जो आपका नर्मदा है, नर्मदा का कौन सा है, ये आपका सरदार सरोवर बांध। ये गोदावरी, और गोदावरी पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ कोयना बांध, कोयना। अब आगे आते हैं हम कृष्णा नदी। देखिए कृष्णा नदी पर यहाँ एक आपका है नागार्जुन सागर, और नागार्जुन सागर के बाद यहाँ नागार्जुन सागर और यहाँ पर कोयना बांध, कृष्णा के ऊपर वाले हिस्से पर। उसके बाद हम देखेंगे तो कावेरी पर है मैटूर बांध, मैटूर बांध आपका। इधर आप देखेंगे तो पेरियार नदी है, और यहाँ पर एक बांध है पेरियार बांध।
तो ये आपके इम्पोर्टेंट आपके जो बांध हैं उनके बारे में है, आप देखिएगा। और क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, मैंने कहा मैप में से आपका आना है, एनुअल एग्जाम में आना है और आपका जो पीरियोडिक टेस्ट है उसमें भी आना है, तो आप इसको देखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे वर्षा जल संग्रहण, उस पर हम अभी बात करते हैं। वर्षा जल संग्रहण है वो किस तरह से किया जाए। वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये वर्षा जल जो संरक्षण है वो सबसे महत्वपूर्ण विधि है कि वर्षा के जल को रोक करके है उसको विभिन्न उपयोग या आपका उपयोग किया जाए। साथ ही साथ यह भूमि का जल है वो उससे रिचार्ज किया जाए, जिससे कुएं, नलकूप, तालाब का जल में का पुनर्भरण आपका किया जा सके। साथ ही साथ हमारे जो इस जल संग्रहण के द्वारा है जो प्रदूषण की समस्या होती है, जैसे जल में जो फ्लोराइड है, नाइट्रोजन की है जो आपकी, या नाइट्रेट की जो मात्रा अधिक होती है उसको भी कम कर सकता है, जिससे हमारा जो भोजन है, भोजन का पोषण स्तर भी है वो क्या हो सकता है, वो आपका बदल सकता है। साथ ही साथ है वर्षा जल संग्रहण की अनेक विधियां होती है, जिसमें आपका तालाबों के द्वारा है, आपके टैंक के द्वारा है, और आपके जो नाड़ी बावड़ी, बहुत सारे जो उपाय है जिसके द्वारा अर्थात वर्षा के जल को संग्रहण करने की विभिन्न उपायों को ही या विभिन्न प्रकार की तकनीकों को ही हम क्या कहते हैं, वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, जिसके उपयोग से हमारा भूमिगत जल के स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ है हमारी प्रदूषण संबंधी समस्या को भी कम किया जा सकता है। दूसरी चीज आती है कि भाई वर्षा जल संग्रहण के कौन कौन से उपाय हैं। देखिए उसके अलग अलग क्षेत्रों में उसको अलग अलग नाम जानते हैं। आप देखिएगा कि वर्षा जल संग्रहण के लिए जो भूमिगत जल उपचार के लिए है वो ढांचे तैयार हैं आपके, किए जाते हैं। उनमें से एक आपका है कि किसी भाग में है आपका, जैसे पहाड़ी वाले भागों में है, कुल और गुल है वो आपके तैयार किए जाते हैं। कौन से? कुल व गुल, कुल्स एंड गुल्स। और ये कहाँ है? अधिकांश आपके हिमाचल प्रदेश और आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है, जो कि वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत तकनीक है। दूसरा है आपका टांका। देखिए टांकाज क्या है कि जहां पर है वर्षा जल संग्रहण कर लिए है, आपका भूमिगत भाग में है वो स्टोरेज का स्थान बना लिया जाता है। जैसे ये आपका घर है, यहां पर आपका वर्षा जल आया और वर्षा जल आने के बाद है यहाँ से पाइप के माध्यम से नीचे, और उसके बाद में है यहाँ नाली के माध्यम से है यहाँ से, और यहाँ कोई इस तरह की स्थिति बना देती हैं जिससे हम क्या कहते हैं, टांका कहते हैं। देखिए टांका क्या है कि वर्षा जल, छत के जल को या घरों के आंगन के जल को है भूमिगत जल में कोई एक बनाए हुए आयतानुमाकार संरचना जिसमें वर्षा के जल को है वो एकत्रित किया जा सके, वो क्या कहलाता है, आपका टांका कहलाता है। और ये खासकर पश्चिम राजस्थान में अधिक है, जैसे बाड़मेर है, जोधपुर है, फलोदी है, उन वाले क्षेत्रों में है। और वहाँ बताया गया है आपकी बुक में भी
कि इसकी लंबाई है 6.1 मीटर होती है और आपका 4.27 मीटर है, गहरा होता है 2.44 मीटर चौड़ा होता है। ठीक है, ये वहाँ पर आपका अधिक किया जाता है। आज भी उन क्षेत्रों में थोड़ा सा अब कम हुआ है। कारण क्या है कि वहाँ इंदिरा गांधी नहर जैसे आई, इस पश्चिमी राजस्थान वाले भाग में है, इस जल की उपयोग की आवश्यकता है वो क्या हुई आपकी कम हुई है। लेकिन अभी भी वहाँ वर्षा जल का संग्रहण है वो किया जाता है। और जो वर्षा जल संग्रहण को ही एक वहाँ पर नाम दिया जाता है पालर पानी। पालर पानी, पालर पानी क्या है? कुंड में भूमिगत जल अर्थात वर्षा के जल के एक कण को ही क्या कहते हैं हम पालर पानी कहा जाता है। दूसरी चीज आती है कि इसमें खड़ीन। देखिए खड़ीन क्या है, वो भी पश्चिम राजस्थान में है। उसमें क्या करते हैं कि आपका वर्षा है, एक तरफ तो इसकी जो ऊंची सी दीवार है 3 से 4 मीटर है, वो किसकी बना देते हैं पत्थर से। एक तरफ दीवार है उसकी, दो तरफ उसकी किससे बनाते हैं मिट्टी से। जैसे ये है आपका, इस तरह से 4 स्थान होंगे चारों तरफ से, एक तरफ पत्थर से बना दिया, एक तरफ मिट्टी से, ये मिट्टी से। इससे क्या होगा कि जल का अवशोषण होगा। जल का अवशोषण होगा, ये वाले भागों में क्या होगा आपकी आर्द्रता होगी। आर्द्रता होगी तो इस वाले भाग में कृषि कार्य कर लिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं खड़ीन कहते हैं। और एक और चीज कर देते हैं, जब यहाँ पानी का स्टोरेज करते हैं तो यहाँ पर कुएं भी बना देते हैं, बैल भी बना देते हैं कुएं, जिससे इनमें जल की मात्रा क्या होती है अधिक होती है। वर्तमान में इस तरह की जो पद्धति है वो इराक में अपनाई जा रही है। अब दूसरी चीज देखेंगे कि भाई वर्षा जल संग्रहण को है, क्योंकि जल की समस्या है वो गंभीर होती जा रही है, तो वर्षा जल संग्रहण को है कहीं पर अनिवार्य बनाया हुआ है। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है कि जहां वर्षा जल संग्रहण को कंपलसरी किया हुआ है। भारत का पहला राज्य है जहां वर्षा जल संग्रहण को क्या किया है कंपलसरी। कारण क्या है कि वहां पर जल की समस्या है क्या होती जा रही है गंभीर। राजस्थान में भी है, जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है उनमें वर्षा जल संग्रहण है वो क्या किया है अनिवार्य किया है। दूसरी तरफ आप एक और देखेंगे भारत में या कहाँ विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है वो मासेनराम है, चेरापूंजी वाला स्थान है, वहां भी वर्षा होती है अधिक। तो शिलोंग में जो किसकी राजधानी है मेघालय की राजधानी है, ये शिलोंग है आपका 55 किलोमीटर दूर है मासेनराम से। यहाँ पर भी आपका वर्षा जल संग्रहण है वो क्या कर दिया है अनिवार्य है। कारण क्या है कि यहाँ भी जल की समस्या उत्पन्न हो गई है। आप देखते होंगे यहाँ तो बहुत अधिक वर्षा जल है फिर भी समस्या क्यों है। आप देख लीजिए उत्तराखंड में नदियों का उद्गम स्थान यही है, लेकिन जल की समस्या यहाँ भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी गंभीर है। तो जल की समस्या है पूरे देश में है वो आपकी दिन प्रतिदिन है, क्योंकि जनसंख्या है बहुत अधिक हो रही है, जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है। साथ ही साथ है जल है वो हमारा उतना ही है, जल के पैटर्न में हमारा वर्षा के पैटर्न में है वो आपका क्या हो रहा है, अर्थात हमारा जो वर्षा के प्रतिरूप में क्या हो रहा है आपका परिवर्तन हो रहा है। इन सभी कारणों से है जल की मांग है वो तो बढ़ रही है, साथ ही साथ है जल में प्रदूषण की मात्रा अधिक हो रही है। आज देखेंगे भारत के बहुत बड़ा भूभाग है जहां पर लोगों को जल पीने के लिए उपलब्ध है आपका नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ आप देखते हैं एक आपका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है शिलोंग में ही मेघालय में ही दिया है, वो आपका बम्बू जल सिंचाई। देखिए बम्बू जल सिंचाई क्या है, आपका जो बांस के पेड़ के माध्यम से है जल को किलोमीटरों तक ले जाना और बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से है वो आपका सिंचाई करना। जैसे पेड़ों पर ये पेड़ हैं,
और यहाँ बांस के पेड़ को काट करके किलोमीटर तक ले जाते हैं और ले जा करके पेड़ की जड़ में ही 60 से 80 बूंदें, एक बांस में है 18 से 20 लीटर है वो जल आ जाता है। अब 18 से 20 लीटर जल, अब देखिए कितने सारे पेड़ों को है वो जल दे सकते हैं, और 18 से 20 लीटर अगर हम डालें तो एक पेड़ ही को जल है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाए। और साथ ही साथ क्या होगा, इससे उत्पादन भी क्या होता है वहां पर अधिक होता है। तो ये था हमारा वर्षा जल संरक्षण, अर्थात वर्षा जल संरक्षण है वो कैसे किया जाए। दूसरी तरफ और है, आप देखेंगे अधिकांश, क्योंकि जनसंख्या अधिक हुई है तो आवास स्थलों की आवश्यकता क्या हुई है, अधिक हुई है। अधिकांश जगह हैं वो पक्के हुए हैं, तो वहां पर भूमिगत जल के अवशोषण को बढ़ाने के लिए, भूमिगत जल को रिचार्ज करने के लिए आपके कुएं हैं, कच्चे कुएं खोदे गए हैं जिसमें जल का अवशोषण नीचे आपका हो सके। ये था आपका जल संरक्षण।